वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एचपी स्टडीज यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो सेशन है कंप्यूटर का 20 बेस्ट क्वेश्चन का, वो काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी थोड़े घूमे हुए से क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे बेसिकली ये एचपी जेओआईटी के लिए ही है सेशन, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी आसान से हैं, तो ध्यान देंगे। बाकी और पेपर्स के लिए भी इस सेशन को कवर अप किया जा सकता है, नॉट स्पेशली फॉर एचपी जेओआईटी। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तब तक आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें। और जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि आप हमारे ऐप पर, जो निम्बस करियर्स नाम की ऐप है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर रिकॉर्डेड बैच और लाइव बैचेस अवेलेबल हैं। फिलहाल डिस्काउंट चल रहा है आपका एचपी एलाइट बैच पर, जो 40% ऑफ चल रहा है, जिस पर 15,000 का बैच है वैसे, लेकिन अब वो अवेलेबल है 9,000 में। और इसमें आप ये बायलैंग्वेज बैच आपको अवेलेबल रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में, जिसमें टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। और ये आपको कवर अप करवाएगा प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यूज के लिए। और पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हैं और डेली करंट अफेयर्स भी। और प्लस यहाँ पर आपके लाइव डाउट सेशंस चलते हैं। 19 जून से स्टार्ट हो चुका है ये बैच, तो आप लोग निम्बस करियर्स ऐप पर जाकर चेक कर लीजिए। प्लस कुछ रिकॉर्डेड बैचेस भी अवेलेबल हैं और लाइव बैच भी अवेलेबल हैं। जैसे आपको एचपी टीजीटी आर्ट्स का रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा, वो भी 40% पर है। एचपी पुलिस कांस्टेबल का भी है, और रुद्र बैच भी चल रहा है जो 18 मई से स्टार्ट हो चुका है। तो ये सब आप वहां पर चेक कर सकते हैं। चलिए, तो फिर ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपका, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट की क्या है? एक होता है पेज ब्रेक, एक होता है लाइन ब्रेक। दोनों काफी इंपॉर्टेंट, पेज ब्रेक लाइन ब्रेक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेज ब्रेक का क्वेश्चन हमको ज्यादा देखने को मिलता है इंस्टेड ऑफ लाइन ब्रेक। तो पेज ब्रेक में क्या है कि आपको पेज कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये आपका पहला पेज, उसके तुरंत बाद दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, कुछ इस तरीके से आपको पेजेस दिखते हैं। आप पेज ब्रेक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एंटर। ये आपकी पेज ब्रेक की शॉर्टकट की है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन यहाँ क्वेश्चन हमसे लाइन ब्रेक के लिए पूछा गया है, तो लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ईमेल अकाउंट इंक्लूड्स अ स्टोरेज एरिया कॉल्ड। जो ईमेल का स्टोरेज एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे अटैचमेंट कहा जाता है, हाइपरलिंक कहा जाता है, मेल बॉक्स कहा जाता है, आईपी एड्रेस कहा जाता है? तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसका आंसर बनता है मेल बॉक्स। मेल बॉक्स कहते हैं जहां पर हम लोग अपनी मेल्स को स्टोर करते हैं, उसे मेल बॉक्स कहा जाता है। यहाँ पे दो चीजें आती हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, सीसी कार्बन कॉपी और बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? एक तो 2 होता है, एक सीसी होता है और एक बीसीसी होता है। जब आपको किसी को मेल भेजना है, डायरेक्टली मेल भेजना है, तो उसकी मेल आईडी आप 2 में रखते हैं। और आपको किसी ने कहा था मेल भेजने के लिए, सपोज आपके टीम लीडर ने कहा था कि 10 लोग और हैं जो आपकी टीम मेंबर्स हैं, उनको आप मेल कर दीजिए। तो जब डायरेक्टली आप टीम मेंबर्स को मेल कर रहे हैं, तो उन्हें तो आप रखेंगे 2 में, और जिस टीम लीडर ने आपको मेल भेजने के लिए कहा था उसको आप रखोगे सीसी में। सीसी वाला 2 को देख सकता है एंड 2 वाले सीसी को भी देख सकते हैं। लेकिन जब आपको हाइड करके किसी को मेल भेजनी है, तब उसकी मेल आईडी हम बीसीसी में रखते हैं। तो जिसको हमने बीसीसी में रखा है, तो बीसीसी वाला कैन सी सीसी वाला एंड 2 वाला, यानी जो बीसीसी में आपने जिसकी मेल आईडी रखी है, वो सीसी वाले को भी देख सकता है और 2 वाले को भी देख सकता है। लेकिन 2 वाले और सीसी वाले बीसीसी वाले को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम हाइड करके मेल जब किसी को भेज रहे हैं तब हम उसको बीसीसी के अंदर रखते हैं। चलिए, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनता है मेल बॉक्स। जो स्टोरेज एरिया ऑफ ईमेल मैसेजेस है उसे हम मेल बॉक्स कहते हैं। और पहली मेल जो भेजी गई थी वो 1971 में भेजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डिलीट की इज यूज टू डिलीट कैरेक्टर्स टू द डैश ऑफ द कर्सर। डिलीट की कैसे डिलीट करता है? लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, बोथ, या सेंटर? कैसे डिलीट करता है? जल्दी से आंसर बताएंगे।
तो जो डिलीट की है, रिमूव्स कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। जो डिलीट की है वो राइट ऑफ द कर्सर से डिलीट करता है। और यहां पर क्वेश्चन एक और है कि जो आपका बैक स्पेस है वो कैसे डिलीट करता है। डिलीट ने तो राइट हैंड साइड से डिलीट कर दिया, बैक स्पेस कैसे डिलीट करता है, वो लेफ्ट हैंड साइड से डिलीट करता है, लेफ्ट ऑफ द कर्सर से डिलीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not one of the four major data processing functions of a computer? इनमें से कौन सा फंक्शन मेजर फंक्शन नहीं है? गैदरिंग डेटा, एनालाइजिंग द डेटा और इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, स्टोरिंग द डेटा और इंफॉर्मेशन। तो करेक्ट आंसर इज एनालाइजिंग। डेटा को एनालाइज नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो मशीन है, उसके पास आईक्यू तो है ही नहीं, जीरो है आईक्यू, तो एनालाइज कैसे करेगा? वो मशीन है ना, खुद से काम तो करता ही नहीं, खुद से सोच ही नहीं सकता, जो आप उसको कमांड दोगे उससे रिलेटेड उसने काम करना है। इसीलिए जब वो खुद से कुछ सोच नहीं सकता तो एनालाइज कैसे करेगा? लेकिन वो डाटा को इकट्ठा जरूर करेगा, उसके बाद उनको प्रोसेस भी करेगा, और प्रोसेसिंग का काम सीपीयू करता है। उसके बाद डाटा को स्टोर भी करेगा और इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और कवर अप कर लेते हैं कि फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर क्या है? फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, या हम कह सकते हैं कंप्यूटर के सिद्धांत। तो इसको हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस में याद करना होता है। कंप्यूटर काम कैसे करता है? तो सबसे पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, तो इनपुट देने के बाद वो डेटा प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट मिलता है, और उसके बाद अगर हमें फाइल को सेव करना है तो हम फाइल को सेव कर लेते हैं। तो अगला फंक्शन बन जाता है स्टोरेज, जिसको हम कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में IPOS भी कहते हैं। I यानी इनपुट, P यानी प्रोसेस, O यानी आउटपुट एंड S स्टैंड्स फॉर स्टोरेज। ठीक है, एक टर्म और आ जाती है यहाँ, गीगो। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस, आप लोग को ये क्वेश्चंस आते भी होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग कवर अप कर लेते हैं। एक काफी सिंपल यहाँ पर फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर को लेकर क्वेश्चन था, इसीलिए फंडामेंटल का ही पार्ट है ये सारा का सारा। गीगो इज गार्बेज इन गार्बेज आउट। गीगो की फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यहाँ गार्बेज का मतलब कचरा नहीं है, गार्बेज का मतलब यहाँ है इनपुट देना एंड आउटपुट लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, at the logical and mathematical calculations done by the computer happen in on the लॉजिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कहाँ पे परफॉर्म होती है? सिस्टम बोर्ड, सेंट्रल कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या मदरबोर्ड? तो करेक्ट आंसर है CPU। करेक्ट आंसर है CPU, जिसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं और जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया जाता कि लॉजिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कौन परफॉर्म करता है, अगर ऑप्शन में CPU ना होता तो इसका आंसर ALU भी बनता। ALU इज कंपोनेंट ऑफ CPU, CPU का कंपोनेंट है, CPU के अंदर आता है ALU। ALU के बारे में आप सभी को पता है, ALU की फुल फॉर्म इज अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो लॉजिकल और मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करता है। और मैथमेटिकल फंक्शंस आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और लॉजिकल फंक्शंस आर जहां पर हम कंडीशंस को टेस्ट करते हैं, यानी ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। तो ये वाले फंक्शंस ALU परफॉर्म करता है, जिसकी फुल फॉर्म है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड ALU इज कंपोनेंट ऑफ CPU। अब कंपोनेंट ऑफ CPU की बात करें तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर कि कंपोनेंट्स ऑफ CPU कौन कौन से होते हैं। तो भाई कंपोनेंट ऑफ CPU 4 है। पहला है कंपोनेंट ऑफ CPU ALU, दूसरा है MU यानी मेमोरी यूनिट, तीसरा है CU यानी कंट्रोल यूनिट, और चौथा है रजिस्टर मेमोरी। ये आपके 4
ये आपके 4 कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कभी भी कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू नहीं है, क्योंकि ये आपका सीपीयू है, इनपुट डिवाइसेस ने इनपुट दिया, और यहां पर एएलयू, एमयू और सीयू, और रजिस्टर भी सीपीयू के अंदर है, रजिस्टर मेमोरी भी, और ये आउटपुट और ये आउटपुट डिवाइस। तो सीपीयू के अंदर ना इनपुट डिवाइस इंक्लूड हो रहे हैं ना आउटपुट डिवाइस इंक्लूड हो रहे हैं, इसीलिए कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू कभी भी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस नहीं बनते हैं। सिर्फ ये 4 ही हैं कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट इज कंट्रोल्ड बाय। देखिए एएलयू का काम तो हो गया अर्थमेटिक एंड लॉजिक फंक्शंस परफॉर्म करना, कंट्रोल यूनिट का काम है कंट्रोलिंग। कंट्रोल यूनिट का काम कैसे कंट्रोलिंग है, ये आपका सीपीयू है जिसमें एएलयू, एमयू और सीयू है। तो इनपुट डिवाइस ने इनपुट दिया, अब 2 स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस तो कनेक्टेड है ही हैं, माउस और कीबोर्ड तो कनेक्टेड होते ही हैं। तो कौन से इनपुट डिवाइस ने इनपुट दिया है, क्या उसको उन्होंने बोला कि भाई फाइल को सेव करो, ऐसा कहा, या उसने कहा कि उस फाइल पर तुम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करो, या फिर उन्होंने कहा कि आउटपुट डिवाइस मॉनिटर पर उस फाइल को शो करो, या फाइल को कहा स्टोर करो। स्टोर करोगे तो बोला जाएगा एमयू में जाना है, अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने थे तो एएलयू में जाना है, और कौन से आउटपुट डिवाइस में आउटपुट दिखाना है अगर आप दिखाना चाह रहे हो। तो ये सारा कंट्रोलिंग का काम किसी ना किसी ने तो करना है, नहीं तो सारी जगह हौच पौच हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल में भी जाते हो तो आपको कोई, जब फर्स्ट डे आपका स्कूल है, पहली बार स्कूल में जा रहे हो, जब आपको कुछ भी पता नहीं है तो कोई ना कोई तो आपको बताएगा ना कि भाई आपने इस फ्लोर पर इस क्लासरूम में जाकर बैठना है, आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल भी बनेगा। अगर ये चीजें ना हो और कोई इसको मैनेज ना करे तो सारी चीजें हौच पौच हो जाएंगी। सेम यही चीज यहाँ पर है, कंट्रोल यूनिट का काम यही काम है कि कौन सा इनपुट डिवाइस इनपुट दे रहा है और कहां पर आउटपुट मिलेगा, या जो डाटा आया है उसके साथ हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये सारा मैनेजमेंट का काम कौन करता है, तो वो सीयू करता है। तो क्वेश्चन यही था, मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट इज कंट्रोल्ड बाय, तो इट इज कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल यूनिट, जिसका काम कंट्रोलिंग है, लेकिन ये इनपुट और आउटपुट के डिवाइस के जैसे बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करता, सिर्फ कंट्रोलिंग का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which sign is used to specify a cell range? Cell range कौन स्पेसिफाई करता है? एमएस एक्सेल का क्वेश्चन, बड़ा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बहुत एग्जाम्स में दिखता है लेकिन थोड़ा घुमा फिरा दिखता है। मेरी कई वीडियोस में आप लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चंस देखे होंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है इस तरीके के क्वेश्चन। तो भाई अगर मेरे पास एक एक्सेल का टेबल है, यहाँ पर लिखा है ABC और यहाँ लिखा होता है 1 2 3, ओके, तो यहाँ पर नंबर लिखे हैं कुछ इस तरीके से, और मुझे इन नंबर्स का, ये जो यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं ये वाले, इनका एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। प्रैक्टिकली तो मैं इनको सिलेक्ट कर लूंगी और मेरे पास फॉर्मूला है इक्वल टू सम, जिससे सिलेक्ट करने के बाद सम आ जाएगा। लेकिन थ्योरेटिकली इसे कैसे लिखा जाएगा, तो पहले इस सेल का एड्रेस यानी A1, बीच में कॉलन का साइन, उसके बाद लास्ट सेल का एड्रेस यानी A3। इस फॉर्मूला से क्या होगा, ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा, यानी यहां पर आपको पहले सेल का एड्रेस लिखना है, कॉलन लगाकर आखिरी सेल का एड्रेस लिखना है। तो स्पेसिफाई सेल रेंज कौन करेगा, कॉलन करेगा, जिसको हम रेफरेंस ऑपरेटर भी कहते हैं। तो कॉलन को रेफरेंस ऑपरेटर भी कहा जाता है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन इज यूज्ड टू एंटर करंट टाइम इन अ वर्कशीट सेल? इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए, तब तक मैं साथ साथ शॉर्टकट की और लिख देती हूँ, 2 शॉर्टकट कीज और। अगर आपको इंसर्ट करना है, इंसर्ट द करंट डेट, तो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। अगर आपको करंट
टाइम इंसर्ट करना है तो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। तो यहाँ पर करंट टाइम आपको एंटर करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है इक्वल टू नाउ। ये भी शॉर्टकट कीज हैं करंट डेट और टाइम को इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एमएस वर्ड सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट स्ट्राइक थ्रू आर नोन एज। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रू को हम क्या कहते हैं? सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है जब आपको पाव में लिखना है, पाव में लिखने का मतलब है आप ऐसे O2 लिखना चाहते हो, ये पाव में लिखा गया है ना, तो इसे सबस्क्रिप्ट कहा जाता है। सुपर यानी ऊपर, तो सुपरस्क्रिप्ट यानी जब आपको पावर में लिखना है यानी 2 की पावर 2, और स्ट्राइक थ्रू में ऐसे कोई टेक्स्ट लिखा है उसके बीच में से ऐसे लाइन पास थ्रू करेगी। इन चीजों को फॉन्ट इफेक्ट्स कहा जाता है। फॉन्ट फेस, फॉन्ट स्टाइल और टाइप फेस के बारे में बताती हूँ। फॉन्ट फेस और टाइप फेस, फॉन्ट फेस और टाइप फेस है एरियल, एल्जेब्रियन, एरियल ब्लैक, कैलिबरी, टाइम्स न्यू रोमन। इन्हें फॉन्ट फेस और टाइप फेस कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहां से कि बाय डिफॉल्ट 2003 के वर्जन में, एमएस वर्ड 2003 में बाय डिफॉल्ट टाइप फेस या फॉन्ट फेस क्या था? तो 2003 के वर्जन में था टाइम्स न्यू रोमन, और अब 2007 से 19 के वर्जन में है कैलिबरी बाय डिफॉल्ट। और फॉन्ट का साइज स्मॉलेस्ट है 8 और मैक्सिमम है 72, बाय डिफॉल्ट है 11 और कस्टमाइज करके बन सकता है 1638, ये भी ध्यान रखिएगा। और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस डी। ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रू जो है उन्हें फॉन्ट फेस कहा जाता है। एक क्वेश्चन और यहाँ फॉन्ट स्टाइल से कवर अप करते हैं। ऑप्शन दे रखा है और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है, और ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला ऑप्शन है बोल्ड, दूसरा है इटैलिक, तीसरा है रेगुलर और चौथा है स्ट्राइक थ्रू। तो इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? तो फॉन्ट स्टाइल जो नहीं है वो स्ट्राइक थ्रू है, बाकी तीनों फॉन्ट स्टाइल के अंदर आते हैं। और रेगुलर जो है वो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल है। बोल्ड की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक की है कंट्रोल प्लस आई। ये क्वेश्चंस यहां से ध्यान रखेंगे। आई थिंक इतनी बात आप लोग सबको क्लियर होगी। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए नेक्स्ट, डॉक्टर सोलोमन एंड मैकफी आर पॉपुलर। डॉक्टर सोलोमन और मैकफी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंटीवायरस है, वायरस है या वेब ब्राउजर है? तो ये आपके एंटीवायरसेस के नेम हैं। तो करेक्ट आंसर इज एंटीवायरस। और भी बहुत सारे एंटीवायरस के नाम आप लोगों ने सुने होंगे। नॉर्ट्रॉन है, एवीजी, अवीरा, क्विक हील, कैस्पर स्काई, K7 टोटल सिक्योरिटी, ऐसे बहुत सारे एंटीवायरसेस के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ मेमोरी इज पेन ड्राइव। पेन ड्राइव कौन से टाइप की मेमोरी है? फ्लैश मेमोरी है, कैशे मेमोरी है, डबल ई प्रॉम है या रैम है? मेमोरी टॉपिक वैसे ही काफी इंपॉर्टेंट है, बड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं मेमोरी टॉपिक से। तो पहले इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन के आंसर पर आ जाएंगे। पहले सबसे पहले तो डबल ई प्रॉम की फुल फॉर्म। डबल ई प्रॉम इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये तो हो गया डबल ई प्रॉम का टाइप। जो डबल ई प्रॉम है
जो आपकी फ्लैश मेमोरी है वो डबल ई प्रॉम का टाइप है। अब फ्लैश मेमोरी पर आते हैं। फ्लैश मेमोरी के अंदर ही, फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल है पेन ड्राइव, SSD, SD कार्ड, ये फ्लैश मेमोरी का ही एग्जाम्पल्स हैं। तो SSD की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, और SD कार्ड की हो गई SD यानी सिक्योर डिजिटल। तो ये एग्जाम्पल्स हैं आपके फ्लैश मेमोरी पर का। तो क्वेश्चन तो कवर हो गया है यहाँ से। पेन ड्राइव कौन सी टाइप की मेमोरी है, तो वो फ्लैश मेमोरी है। इसके बाद आते हैं कैशे पे। कैशे मेमोरी इज सबसे स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी, लेकिन कैशे से भी स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी इज रजिस्टर, क्योंकि जो कैशे है, कैशे मेमोरी इज बिटवीन CPU एंड रैम। ये आपकी कैशे मेमोरी है। CPU और रैम के बीच में जो मेमोरी पड़ी है उसको हम कैशे मेमोरी कहते हैं, और वो सबसे फास्टेस्ट और स्मॉलेस्ट मेमोरी है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बात पढ़ी कि जो रजिस्टर मेमोरी है इज अ कंपोनेंट ऑफ CPU। तो जब अगर कैशे में कोई फाइल पड़ी है तो उसको CPU तो चाहिए, उसको इतना डिस्टेंस कवर करना है CPU के लिए, और अगर रैम में कोई फाइल पड़ी है तो उसको इतना डिस्टेंस कवर करना है। तो डेफिनेटली रैम और कैशे में से फास्टेस्ट कौन हो गया, कैशे फास्टेस्ट हो गया। लेकिन CPU के अंदर ही रजिस्टर पड़ा है, रजिस्टर मेमोरी CPU के अंदर ही है, तो यानी सबसे फास्टेस्ट कौन सा हो गया, तो रजिस्टर हो गया सबसे फास्टेस्ट। लेकिन ऑप्शन में रजिस्टर नहीं दे रखा और क्वेश्चन पूछा गया है स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, तो कैशे उसका आंसर रहेगा। और कैशे मेमोरी फास्टेस्ट क्यों है, क्योंकि वो SRAM से बनी होती है। अब SRAM की फुल फॉर्म क्या होती है, तो SRAM इज स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैम आ गया यहाँ पर। तो रैम जो होती है रीड ओनली, सॉरी, रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम आपकी टेम्पररी मेमोरी है और वॉलेटाइल मेमोरी है। अब वॉलेटाइल पे भी आ जाते हैं। वॉलेटाइल का मतलब है डेटा इरेज हो जाना इलेक्ट्रिसिटी ऑफ पर, यानी अगर आप कुछ काम कर रहे थे और आपने अपनी फाइल सेव नहीं की है और लाइट चली गई है तो उससे क्या होगा, आपका डेटा इरेज हो जाएगा। और जो रैम मेमोरी है आपकी वो टेम्पररी मेमोरी है। और रीड एंड राइट है, रीड एंड राइट मतलब उसको पढ़ भी सकते हो और वहां पर बदलाव भी किए जा सकते हैं। दोबारा से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो पेन ड्राइव कौन से टाइप की मेमोरी है, तो वो फ्लैश मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन अ डिजिटल वॉच। डिजिटल वॉच में कौन से टाइप के कंप्यूटर मिलते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर या नोटबुक कंप्यूटर। तो करेक्ट आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर है एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर की डेफिनेशन राइट डाउन कर देती हूं मैं आपको। एम्बेडेड कंप्यूटर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट सिस्टम होते हैं, या ये पार्ट ऑफ लार्ज सिस्टम हो सकते हैं। तो डिजिटल वॉचेस में जो कंप्यूटर का टाइप मिलता है वो एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is used to refer to all cells in row 5 in an MS Excel 365 formula। अब MS 365 क्या होता है, जो MS Excel 365 है इसको हमें रिन्यू करना होता है और इसका हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, क्योंकि MS ऑफिस के जितने भी वर्जन्स हैं वो क्लोज, MS ऑफिस ही क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर यानी इस जब अगर मैंने MS ऑफिस 2007 इंस्टॉल कर रखा है या 2010 इंस्टॉल कर रखा है तो इसी को मैं ऐसे ही इस्तेमाल करूंगी, इसको मैं रिन्यू नहीं कर सकती या सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकती इसका मैं। अब जब नया वर्जन आएगा तो मुझे नया वर्जन का डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। जो ये वाला था इसका सब्सक्रिप्शन खत्म नहीं होता, वन टाइम परचेज किया, मेरे पीसी में इंस्टॉल किया और मैंने उसका इस्तेमाल किया।
अब नया वर्जन आ गया तो इसको डिलीट कर लो, नया वर्जन डाउनलोड कर लो और उसका इस्तेमाल कर लो। लेकिन जो MS Office 365 है उसको आप रिन्यू करते हो और उसका सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रेफर टू ऑल द सेल्स इन रो 5 इन एन MS Excel 365 फॉर्मूला। तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। ये आपका रेफरेंस ऑपरेटर है यहां पर भी। और ये जो साइन है आपका, ये एब्सोल्यूट रेफरेंस ऑपरेटर का है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in MS Excel to add numeric values in column D from rows D10 to D15 the formula that should be used। यानी MS Excel में आपको एडिशन परफॉर्म करनी है। अगर एडिशन परफॉर्म करनी है तो फॉर्मूला इक्वल टू सम ही लगेगा। पहली बात तो यही, जब एडिशन परफॉर्म करना है तो फॉर्मूला इक्वल टू सम ही लगेगा। लेकिन अगली बात इन्होंने क्या कही है, कहां से कहां तक जाना है, D10 से D15 तक आपको एडिशन करनी है। तो D10 आपका पहला सेल है, उसके बाद कॉलन का साइन और D15। यही बात मैं आपको बार बार बताती जा रही हूँ कि पहले सेल का एड्रेस, बीच में कॉलन का साइन, फिर लास्ट सेल का एड्रेस, जिससे ये D10 से लेके D15 को जितनी भी एंट्रीज इन सब में है उनको सिलेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट ग्राफिक वेब ब्राउजर। तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था मोज़ैक। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था मोज़ैक और पहला नॉन ग्राफिकल वेब ब्राउजर था www। www की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़ैक, www, ये सब आपके वेब ब्राउजर्स हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूं, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था मोज़ैक और पहला नॉन ग्राफिकल वेब ब्राउजर था www। www का फाउंडर है टिम बर्नर्स-ली। इसके बाद क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी सर्च इंजन को लेकर भी। सर्च इंजन आपके गूगल, याहू, बिंग, MSN, ask.com, DuckDuckGo, ये सब आपके सर्च इंजन्स हैं। अब सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में डिफरेंस क्या है? तो जब आप अपना पीसी ऑन करते हो तो सबसे पहले बाहर आइकन्स दिखते हैं। तो आइकन्स में आपको या तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकन दिखेगा या गूगल क्रोम का या मोजिला फायरफॉक्स का या माइक्रोसॉफ्ट एज का। ये सब आपके वेब ब्राउजर्स थे। तो सपोज मोजिला फायरफॉक्स था या गूगल क्रोम था, ये वेब ब्राउजर था। जब आप इसको क्लिक करते हो तब आप अंदर गए। जब आप अंदर गए तो वहां पर आपको गूगल दिखा या याहू दिखा या बिंग दिखा। ये इनकी जो मोस्ट पॉपुलर है वो गूगल ही है। गूगल के बाद याहू है और याहू के बाद बिंग है। और जो DuckDuckGo नाम का सर्च इंजन है उसको हैकर्स इस्तेमाल करते हैं। जितना भी इलीगल काम होता है हैकर्स करते हैं, वो सबका सब आपका DuckDuckGo में किया जाता है। तो जब आपने गूगल क्रोम को ओपन किया तब आपको क्या मिला आगे? तब आपको मिला आगे गूगल, याहू और बिंग, यानी सर्च इंजन मिले। तो सर्च इंजन को चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है और वो प्लेटफॉर्म आपका होते हैं वेब ब्राउजर। बिना वेब ब्राउजर के सर्च इंजन काम नहीं कर सकते। वेब ब्राउजर एंड सर्च इंजन के नाम इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनमें से ऑड वन छांटने का क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन बना हुआ है कि गूगल, याहू, बिंग क्या है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, गूगल, याहू, बिंग आर सर्च इंजन्स। Next question is the value of binary number 1010 in decimal number system is। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? 00101 है। ये पूरा का पूरा टॉपिक नंबर कन्वर्जन का आपको मेरे रिकॉर्डेड बैच में मिल जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। 0101 है तो हम लोग फॉर्मूला ले लेंगे 1 2 4 8। अब जिसके नीचे 1 है उनको ऐड कर लो। तो 8 और 2 के नीचे यानी 8 9 10 10 बना इसका आंसर। एक मेथड और है, ये सिंपल मेथड था, मेथड एक और बनता है
1010 है। यहां से चलेंगे राइट हैंड साइड से, जो नंबर गिवन है उसके ऊपर 2 की पावर लिखते चले जाइए और पावर आगे आगे बढ़ाते चले जाइए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो। तो पहला डिजिट आता है ये, तो इसे लिखेंगे कैसे, 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस अगली टर्म, लेकिन अगली टर्म 0 है। 0 से अगर किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है, तो 0 वाले हम स्किप कर देंगे। तो अगली टर्म बनी ये, तो अगली टर्म कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 2 की पावर 1, 8 प्लस 2, तो आंसर आ जाता है आपका 10, जिसको आपने डेसिमल में बदलना था, और डेसिमल का बेस होता है 10 और बाइनरी का बेस होता है 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which generation of computer system replaced vacuum tubes with transistors? Okay, generations of computer का क्वेश्चन है ये। चीफ कंपोनेंट या इंटरनल कंपोनेंट कौन सा जनरेशन में कौन सा इस्तेमाल हुआ? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो पहली जनरेशन में इस्तेमाल हुआ वैक्यूम ट्यूब्स, दूसरी जनरेशन में इस्तेमाल हुआ ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन में इस्तेमाल हुआ आईसी, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, चौथी जनरेशन में वीएलएसआई, फुल फॉर्म इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर ध्यान रखिएगा क्योंकि आप लोगों को वीएलएसआई और यूएलएसआई ध्यान रहता है, क्वेश्चन कई बार माइक्रो प्रोसेसर से बन जाता है कि कौन से जनरेशन में इस्तेमाल हुआ, और फिफ्थ जनरेशन में इस्तेमाल हुआ यूएलएसआई यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो कौन सी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस कर दिया था? तो सेकेंड जनरेशन में रिप्लेस कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेमोरी कैपेसिटी? देखिए मेमोरी यूनिट का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको कोई भी एग्जाम दे रहे, कोई भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, मेमोरी यूनिट का क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। तो यहाँ पर आपको छोटे से बड़े में जाना है। तो हायर मेमोरी यूनिट्स में अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो स्मॉलेस्ट इज केबी। एचपी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन है, हाईकोर्ट वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों का। केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी, ये रहा आपका सीक्वेंस छोटे से बड़ा। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट और योटाबाइट। अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो करेक्ट देखिए कौन सा वाला है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो करेक्ट बनता है आपका एमबी, सी वाला। हाँ, छोटा है एमबी, उससे बड़ा है जीबी, फिर टीबी, फिर पीबी। तो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, एमबी, जीबी, टीबी और फिर पीबी। Which register is used as a working area in CPU? रजिस्टर से क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ रजिस्टर से क्वेश्चन है। थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ मैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर आप लोगों को। टाइप्स ऑफ रजिस्टर में पहला टाइप है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होल्ड करता है एक्टिव मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को। अब व्हाट इज एक्टिव मेमोरी लोकेशन? जैसे ये आपका एक सेल है, इस सेल में कर्सर पड़ा है, तो जब इसमें कर्सर पड़ा है दैट मीन्स ये एक्टिव सेल है। तो ऐसे ही जिस मेमोरी लोकेशन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्टिव मेमोरी लोकेशन हो जाता है। तो उसके एड्रेस के बारे में किसको पता है या किसने होल्ड करके रखा है? तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ने होल्ड करके रखा है। सेकेंड टाइप का रजिस्टर है मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर होल्ड करता है कंटेंट्स ऑफ एक्सेस्ड मेमोरी। जिस मेमोरी को आप एक्सेस कर रहे हो उसके अंदर क्या कंटेंट्स पड़े हैं उसे होल्ड करके रखता है मेमोरी बफर रजिस्टर। थर्ड वन इज प्रोग्राम काउंटर या प्रोग्राम कंट्रोल कह सकते हैं। तो प्रोग्राम काउंटर या प्रोग्राम कंट्रोल का काम होता है भाई कौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपको एग्जीक्यूट करवानी है, उसका एड्रेस भी तो पता होना चाहिए ना। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट होनी है उसके एड्रेस के बारे में किसको पता है? तो प्रोग्राम कंट्रोल या प्रोग्राम काउंटर को पता है। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड करता है इंस्ट्रक्शन को व्हाइल इट इज एग्जीक्यूटिंग। जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तब उसे होल्ड करके रखता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। नेक्स्ट आता है इनपुट आउटपुट रजिस्टर। इनपुट आउटपुट रजिस्टर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। जरूरी है कौन सा इनपुट डिवाइस
क्या इनपुट दे रहा है, कौन से आउटपुट डिवाइस तक पहुंचना है, ये कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, जो काम है इनपुट और आउटपुट रजिस्टर का। लास्ट रजिस्टर है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, इसका काम है कि कौन से डेटा पर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, इसका पता रखना, प्लस उसका इंटरमीडिएट रिजल्ट, यानी कितना रिजल्ट आ चुका है, क्या उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है या नहीं, यानी डेटा पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसका कितना रिजल्ट आया, क्या उसका फाइनल रिजल्ट आया या नहीं आया, ये काम आपका एक्यूमुलेटर परफॉर्म करता है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स थे। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है विच रजिस्टर इज यूज्ड एज अ वर्किंग एरिया इन सीपीयू। तो वर्किंग एरिया के लिए हम यूज करते हैं प्रोग्राम काउंटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के लिए आपका सेशन इतना ही था। थैंक यू सो मच।